आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे भारतीय नौसेना को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय नौसेना इस समय पूर्णतः स्वदेशीकरण की तरफ अग्रसर है। और पहले भी हम लोग ये सुनते आए हैं कि भारतीय नौसेना ने एक बड़ा ही एग्रेसिव टारगेट सेट किया है इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का। और इसी दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख ने एक बार फिर से इस बात का उल्लेख किया है कि भारतीय नौसेना 2047 से 2050 तक 100% मेड इन इंडिया जो सिस्टम्स हैं इनसे इक्विप्ड होगी। यानी कि 100% जो मेड इन इंडिया इसमें उपकरण है, फिर चाहे वो वॉरशिप्स हो, फाइटर जेट्स हो, ये हमें भारतीय नौसेना की सर्विस में देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि आने वाले भविष्य के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो ट्विन इंजन डिक बेस्ड फाइटर सबसे प्रमुख है। इसके अलावा जो सबमरीन प्रोजेक्ट है और वॉरशिप प्रोजेक्ट हैं अलग अलग भारतीय नौसेना के, ये भी स्वदेशी माध्यम से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें फाइटर जेट की तो टेडबीएफ तकरीबन 2035 तक भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेगा और इनके आने के बाद जो मिक्स की फ्लीट है इनको रिटायर कर दिया जाएगा। आज है तारीख 26 फरवरी 2024 और आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व यानी 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया गया था, जब भारतीय वायुसेना के ब्रास 2000 फाइटर्स का एक ग्रुप पाकिस्तान के अंदर बालाकोट तक गया था और वहां पर उन्होंने आतंकवादियों के कैंप को अपना निशाना बनाया था। और ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब था उनके आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन बंदर, जहां पर पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद भारतीय वायुसेना के द्वारा एक जोरदार बदला लिया गया था। और पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे ये मिराज 2000 को देख तक नहीं पाए थे। और आज 5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम भारतीय वायुसेना के उस पराक्रम को ठीक उसी प्रकार से याद करते हैं जैसा हमने उस समय इसको प्रत्यक्ष तौर पर देखा था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान के द्वारा भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को इनिशिएट किया जाता है, जिसमें उन्हें कोई खास उपलब्धि नहीं मिलती। हाँ, इसमें यह जरूर होता है कि पाकिस्तान का एक जो F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भारत के जो मिराज 2000 MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके द्वारा मार गिराया जाता है। हालांकि उसमें हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान सर थे ये पाकिस्तान में ही उतर जाते हैं, जिसको बाद में पाकिस्तान को उनको इज्जत के साथ भारत को वापस करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना समय समय पर पाकिस्तान को अपने पराक्रम का परिचय देती रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट कल्याणी ई कार्ड्स को लेकर के है। दोस्तों, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा एक अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि उन्होंने स्वदेश निर्मित जो ई कार्स है इसके ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और अब वो ऑर्डर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इस स्पेशल अनमैन ग्राउंड व्हीकल की बात करें तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने में सक्षम है। वहीं ये अपने साथ 350 किलोग्राम का जो पेलोड है यह भी कैरी कर सकता है और तकरीबन 500 किलोग्राम तक ये टो करने में सक्षम है। इंडियन आर्मी ई कार्स का इस्तेमाल बेसिकली सर्वेलेंस मिशन में कर सकती है और ये 10 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी सोल्जर के सर्वेलेंस मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। हालांकि इस अनमैन ग्राउंड व्हीकल का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग रोल में भारतीय थल सेना के द्वारा किया जा सकता है। और इस समय कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड को एक बड़े ऑर्डर की जो उम्मीद है ये भारतीय थल सेना से है। और भारतीय थल सेना ने भी पहले ये स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के जो अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स हैं ये बड़ी संख्या में उनके द्वारा खरीदे जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल F4 स्टैंडर्ड को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, राफेल F3I स्टैंडर्ड के बाद फ्रांस के द्वारा जो F4 स्टैंडर्ड है इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था और इसकी पहली उड़ान वर्ष 2021 में हमें देखने को मिली थी और क्रमशः वर्ष 2023 में इसे फ्रांस की वायुसेना में शामिल भी कर लिया गया था। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि राफेल F4 स्टैंडर्ड ने अपनी जो पहली अलर्ट शॉर्टी है इसको पूरा कर लिया है और अब इस समय ये जो ट्रेनिंग मिशन है और दूसरे मिशन है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस एयरक्राफ्ट को फ्रांस की वायुसेना के 30वें फाइटर विंग में डिप्लॉय किया गया है और इसने हाल ही में जो अलर्ट शॉर्टी है इसको पूरा किया है। राफेल F3I स्टैंडर्ड की तुलना में इसको बहुत सारे मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड से गुजारा गया है। वहीं इसमें कुछ नए जो वेपन सिस्टम है उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा और आने वाले भविष्य में एक बड़ी संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये फ्रांस की वायुसेना में देखने को मिलेंगे। अब इसके डेवलपमेंट का एक सीधा संबंध भारत से भी है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत जो है अगर MRFA के अंतर्गत राफेल को सेलेक्ट करता है तो वो राफेल F4 स्टैंडर्ड ही होने वाले हैं जो भारतीय वायुसेना
के द्वारा खरीदे जाएंगे। और इसके अलावा फ्रांस के द्वारा ऑलरेडी जो राफेल F5 स्टैंडर्ड हैं, इनके डेवलपमेंट के काम को भी शुरू किया गया है, जो कि माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक वास्तविकता का रूप ले लेंगे। इस समय फ्रांस को इस चीज़ की उम्मीद है कि राफेल F4 स्टैंडर्ड के डिप्लॉय होने के बाद उन्हें आगे के जो ऑर्डर्स हैं इसके काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अपने कैटेगरी के सबसे कैपेबल फाइटर्स में गिने जाते हैं और खुद भारतीय वायुसेना भी इनकी तारीफ करते नहीं थकती है। और MRFA के अंतर्गत जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है, इनका सीधा कंपटीशन होगा अमेरिका के F-15EX के साथ, यूरोफाइटर टाइफून के साथ। इसके अलावा साब ग्रिपेन भी इसके कंपेटिटर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम भारतीय वायुसेना के रुझान की बात करें तो शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना का जो रुझान है वो राफेल F4 स्टैंडर्ड भी हमें देखने को मिला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के आ रही है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देश, जिसमें अमेरिका और रशिया शामिल हैं, उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने के बाद 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू करने का फैसला किया है। ऑलरेडी अमेरिका और इसके अलावा दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच रूस की जो स्टेट मीडिया है, जिसका नाम TASS है, उन्होंने रशिया के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां पर TASS के द्वारा ये कहा गया है कि रूस का जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये 2045 से 2050 के बीच में देखने को मिलेगा। क्योंकि उनका ये कहना है कि वो दूसरे देशों के जैसे आनन फानन में काम नहीं करेंगे, बल्कि रूस के द्वारा प्रॉपर जो रिसर्च वर्क है ये किया जाएगा और कई मित्र देशों के साथ कोलैबोरेशन में ये जो एयरक्राफ्ट है ये विकसित किए जाएंगे। रूस के द्वारा ये कहा गया है कि इस समय जितने भी रशिया के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाले देश हैं, उनको आमंत्रण भेजा जाएगा और उनके साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये कह सकते हैं बनाया जाएगा। अब आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट होगा, इसको लेकर के रूस ने एक और स्पष्ट बात करी है। उन्होंने कहा है कि ये मैन्ड और अनमैन्ड दोनों वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, या हम सिर्फ इसका अनमैन्ड वेरिएंट ही नहीं बनाएंगे, बल्कि मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाया जाएगा, क्योंकि उनका ये मानना है AI कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट होंगे ये ड्रोन्स को कैरी करने में सक्षम होंगे। इसमें नेक्स्ट जनरेशन की जो मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये शामिल की जाएंगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं अभी अंडर कंसिडरेशन है, रिसर्च वर्क चल रहा है और उसने कहा है कि मित्र देशों के साथ कोलैबोरेशन में इन एयरक्राफ्ट्स को बनाया जाएगा। हालांकि रूस ने किसी मित्र देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मित्र देशों में अगर हम रशियन फाइटर्स की बात करें तो उनको भारत के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसे में संभावित है कि आज नहीं तो कल जब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो भारत को इसका आमंत्रण मिल सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय वायुसेना का जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है, यानी MTA प्रोग्राम है, अभी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद जो अलग अलग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका ध्यान भी इस तरफ केंद्रित हुआ है। पहले एम्ब्रेयर, फिर एयरबस और अब लॉकहीड मार्टिन ने भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ये कहा गया है कि इस समय भारत में वो लोकल पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं, जिनकी सहायता से जो C-130 या सुपर हरक्यूलिस है, इनका निर्माण भारत में किया जाए और ये एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किए जाएं। और ये सारा काम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाएगा। अब अगर हम बात करें निकोलस स्मिथ की, जो कि लॉकहीड मार्टिन के एक टॉप ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो भारत की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसको पूरा करने के लिए वो तत्पर हैं। और इस समय जब ये लोकल पार्टनर की तलाश कर ली जाएगी तो वो भी भारत के MTA प्रोग्राम में अपना जो फाइनल प्रस्ताव है वो सामने रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।